I have many certificates aside from my bachelor's degree, and I can't even land like an administrative position. एक ज़माना था जब अमेरिका का नाम सुनते ही आंखों में एक चमक आ जाती थी। अमेरिकन ड्रीम यानी एक ऐसी जगह जहां अगर आप में दम है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हजारों लाखों भारतीय इसी सपने को अपने सीने में दबाए उस धरती पर जा पहुंचे। सोचा था मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी प्रदान करेंगे। लेकिन आज 2025 में डर और अनसर्टेनिटी की धुंध में उस सपने ने दम तोड़ दिया है। My parents would be working until like 3 a.m. Trying to figure out how they can afford putting us to private school and giving us the best education, live a good life. और क्या आप यकीन करेंगे कि आज कुछ केसेस में किसी इंडियन को अमेरिकन सिटीजनशिप का ग्रीन कार्ड पाने के लिए लगभग 195 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं, ये उन लाखों लोगों की कड़वी हकीकत है जो दशकों से लीगली अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, लेकिन यूएस सिटीजन बनने की लाइन में शायद उनकी अगली कई पीढ़ियां भी खड़ी रहेंगी। हम अमेरिका में जाकर रहना चाहता हूं भैया, 2 साल से हम ट्राई कर रहा हूं, हर बार वीजा रिजेक्ट होता है। अमेरिका में रह रहे 10 लाख से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक USCIS के डेटा से पता चलता है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट समेत 12 लाख से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इन भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार है और ये इंतजार अब और भी ज्यादा भारी लगने लगा है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें प्रेसिडेंट के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। रिपब्लिकन पार्टी का दोनों सदनों पर कंट्रोल है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर दी हैं। पहले ही महीने में रिकॉर्ड तोड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए गए जिनमें से कई सीधे इमिग्रेशन पर निशाना साधते हैं। असाइलम सीकर्स के लिए रास्ते ऑलमोस्ट बंद कर दिए गए, बॉर्डर्स पर इमरजेंसी फिर से लागू है और बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की कवायद फिर से तेज हो गई है। लेकिन एक बदलाव ऐसा है जो हर गैर नागरिक की डेली लाइफ में घुसपैठ कर चुका है। चाहे आप H1B वीजा पर काम करने वाले प्रोफेशनल हो, F1 वीजा पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आपको हर समय हर जगह अपने लीगल स्टेटस का सबूत यानी अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे, क्योंकि आपको प्री इन्फॉर्म किए बिना ही किसी भी वक्त कोई भी ऑफिसर आपसे ये मांग सकता है। A new executive order, effective April 11th, enforces strict requirements for all non-citizens, legal and undocumented, to carry proof of their immigration status at all times. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लागू किया गया यह नियम 11 अप्रैल 2025 से प्रैक्टिस में भी आ चुका है। And you leave now, you choose to self-deport. You may have the opportunity to return later legally. But if not, you will be arrested, fined, deported, never to return to our country again. सोचिए उस मेंटल प्रेशर को और उस कांस्टेंट फियर को। इसके साथ ही आपके बच्चे जैसे ही 14 साल के होंगे उन्हें खुद को दोबारा रजिस्टर करवाना होगा और अपनी उंगलियों के निशान देने होंगे। ये वो अमेरिका तो नहीं लगता अमेरिकन ड्रीम में जिसका सपना देखा गया था। एक समय ऐसा था जब लगता था कि अगर आप इंजीनियरिंग करके मास्टर्स के लिए अमेरिका नहीं जा रहे हैं तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। लेकिन अब भी ये कहानी थोड़ी बदल चुकी है। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2024 और 25 में, हमने अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में लगातार ले ऑफ देखे हैं। हजारों स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जिनमें इंडियंस की संख्या शायद सबसे ज्यादा थी, रातों रात सड़क पर आ गए। अचानक ले ऑफ में नाम आने के बाद इंडिया में उनके परिवारों पर क्या गुजरी उसे एक्सप्लेन कर पाना भी मुश्किल है। Moving on now, thousands of laid off Indian professionals working in the United States who lost their jobs as a result of recent job cuts at big tech firms like Google, Microsoft, Meta and Amazon are now battling to find new jobs within the time frame allowed by the work visas. फिलहाल तो आलम ये है कि आप अमेरिका में दशकों बिता सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं, बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा एक टेम्पररी मेहमान की तरह ही रहेंगे, खासकर अगर आप H1B वीजा पर हैं। ये वीज़ा, जिसे कभी अमेरिका में काम करने का गोल्डन टिकट समझा जाता था, अब एक बहुत ही मुश्किल और महंगी लॉटरी बन चुका है। हर साल करीब 85,000 H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, लेकिन उनके लिए अप्लाई करने वालों की गिनती करीब 7 से 8 लाख होती है। यानी कंपटीशन का लेवल समझा जा सकता है। और 2024 से तो यूएस गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन की फीस भी $10 से बढ़ाकर सीधा $215 कर दी। यानी हर बार लॉटरी में अपना नाम डलवाने के लिए अब 20 गुना ज़्यादा खर्च करना होगा। और ये सिर्फ किस्मत का खेल ही नहीं, बल्कि एक महंगा जुआ भी बन गया। हाँ, एक बेनिफिशियरी सेंट्रिक सिस्टम जरूर लागू किया गया है, जिसमें अगर आपके लिए 10 कंपनियां भी अप्लाई करें तो लॉटरी में आपका नाम सिर्फ एक ही बार आएगा। इससे वो फ्रॉड तो बंद हो जाएगा जहां कंसल्टेंट कंपनियां एक ही आदमी के नाम पर सैकड़ों एप्लीकेशन डालकर उनका चांस बढ़वाती थी। लेकिन क्या इससे मेन प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं।
क्योंकि सिलेक्शन का जो बेस है वो अभी भी मेरिट नहीं है बल्कि पूरी तरह से लक है। यानी आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आपकी डिग्री कितनी भी शानदार क्यों ना हो, आपकी कंपनी को आपकी कितनी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, अगर उस कंप्यूटराइज्ड लॉटरी में आपका नाम नहीं निकला तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है। टॉप कॉलेजों से पढ़कर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में बढ़िया परफॉर्म कर रहे कितने ही ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए वापस आना पड़ा क्योंकि इस लॉटरी में उनका नाम नहीं निकल सका। तो क्या ये टैलेंट का अपमान नहीं है? I'm a software engineer. I work in tech, or at least I used to work in tech until recently, until my whole team got laid off. When I was applying to jobs in the US, like over there, that time the market was also very, very tough, difficult phase. Like lots of layoffs, hiring freezes, and the hiring was also very slow. और मौजूदा ट्रम्प प्रशासन इस अनसर्टेनिटी को और ज़्यादा बढ़ाती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प H-1B वीज़ा पर मिले जुले बयान देते हैं, कभी टेक इंडस्ट्री के दबाव में इसकी तारीफ करते नजर आते हैं, तो कभी अपने हार्डकोर सपोर्टर्स को खुश करने के लिए वो US जॉब्स के लिए इस H-1B वीज़ा को खतरा बताते हैं। So I'm sort of on both sides of the argument, but what I really do feel is that we have to let really competent people, great people come into our country. हालांकि इनके एक्शन ज़्यादातर सख्ती की तरफ ही इशारा करते हैं। इसके साथ ही H-4 वीज़ा पर स्पाउस को मिलने वाले वर्क परमिट EAD यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट को भी खत्म करने की तलवार फिर से लटक रही है। और अगर ये लागू हुआ तो हज़ारों फैमिलीज, खास करके विमेन जो अपने करियर को EAD के भरोसे आगे बढ़ा रही थी, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। So what happens when you resentence? I really don't know. चलिए मान लिया कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लॉटरी लग गई, H-1B वीज़ा मिल गया। अब आप सोचेंगे कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं और यहीं से शुरू होता है अंतहीन इंतजार का सिलसिला जिसे कहते हैं ग्रीन कार्ड बैकलॉग। जरा अप्रैल 2025 के वीज़ा बुलेटिन पर नजर डालिए। भारतीयों के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज की हालत देखिए। आज तक .com की एक रिपोर्ट के मुताबिक EB2 जिसमें ज़्यादातर एडवांस डिग्री वाले प्रोफेशनल्स आते हैं, उसका कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2013 है। EB3 जिसमें स्किल्ड वर्कर्स और ग्रेजुएट्स आते हैं, उसका कट ऑफ डेट जो है वो 1 अप्रैल 2013 हुआ है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि मौजूदा रफ्तार से EB2 की कटौती पूरी होने में लगभग 195 साल और EB3 में लगभग 70 साल लग सकते हैं, यानी पीढ़ियां गुजर जाएंगी इंतजार करते करते। ये अमेरिकन ड्रीम तो नहीं हो सकता, हाँ एक बुरा सपना जरूर हो सकता है। हाल ही में EB5 इन्वेस्टर वीज़ा कैटेगरी जो पहले इंडियंस के लिए कॉम्पिटिटिवली तेज थी, उसमें भी कटौती की गई है। मतलब वो रास्ता भी अब और लंबा और धीमा हो गया है। अच्छा, तो 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ है? नहीं, 3 बार। फिर से? हाँ। जानकारों की माने तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के कारण कुछ कैटेगरीज में प्रोसेसिंग और भी ज्यादा धीमी हो गई है। ये एक ऐसा दलदल बन गया है जिसमें लाखों इंडियंस फंसे हुए हैं, ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे जाना चाहते हैं। I wonder if I want to stay here. One of the biggest reasons is the struggle that I have to go through in order to maintain my legal status here. और इस वेटिंग पीरियड के दौरान आपकी जिंदगी कैसी होती है? शायद एक रस्सी पर चलने जैसी। नौकरी बदलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है क्योंकि नई कंपनी को फिर से वीजा प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर बीमार पड़ गए या लंबी छुट्टी लेनी पड़ गई तो नौकरी जाने का डर, नौकरी गई तो 60 दिन के अंदर नया स्पॉन्सर ढूंढना होगा, वरना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। एक और कड़वा सच ये भी है कि अमेरिका में आप टैक्स भरते हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर जैसे बेनिफिट्स के आप तब तक हकदार नहीं होते हैं जब तक कि आपको ग्रीन कार्ड न मिल जाए, जिसमें दशकों लग सकते हैं। आपकी हेल्थ केयर पूरी तरह से आपके एम्प्लॉयर की दी हुई इंश्योरेंस पर निर्भर करती है। अमेरिका में हेल्थ केयर का खर्चा इतना ज्यादा है कि बिना इंश्योरेंस के इलाज करवाना लगभग नामुमकिन है, और अगर आपको कभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाना पड़े तो आपको कंगाल बना सकता है। आपके बच्चे जो अमेरिका में पले बढ़े वहीं के स्कूलों में पढ़े हैं, उनके दोस्त भी वहीं के हैं, लेकिन जैसे ही वो 21 साल के होते हैं वो आपके वीज़ा पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। उन्हें अपना स्टेटस बदलना होता है, या तो स्टूडेंट वीज़ा यानी F1 लेना पड़ता है, या खुद H-1B लॉटरी जीतनी होती है, या फिर देश छोड़ना पड़ता है। माँ बाप और भाई बहन सब अमेरिका में होते हैं और एक बच्चा सिर्फ इसलिए इंडिया वापस आ जाता है क्योंकि वो 21 साल का हो गया और उसका वीज़ा स्टेटस नहीं बदल सका। Because under a shocking new update, the US government is now revoking student visas over minor traffic offenses. कभी-कभी तो बस किसी सरकारी एजेंसी से मिली हुई डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन या ये शक कि आपकी मौजूदगी जो है वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर बुरा असर डाल सकती है, आपको डिपोर्ट करवाने के लिए काफी होती है। इसके लिए किसी जुर्म में सजा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारी या पुलिस से हुई कोई मामूली मुठभेड़ या बहस ही काफी होती है। और जैसा कि कई मामलों में देखा गया है, खासकर गाजा वार के कॉन्टेक्स्ट में फिलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज उठाना भी वीजा कैंसिलेशन का एक बहुत बड़ा रीजन बनकर सामने आया है। A federal judge has ordered the Turkish national Tufts University PhD student Rumeysa Öztürk टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की डॉक्टोरल कैंडिडेट रुमैया ओज़तुर्क को 25 मार्च 2025 को सोमरविले मैसाचुसेट्स में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हमास के समर्थन का आरोप लगाया गया, जबकि उनके लॉयर्स का कहना था कि रुमैसा को सिर्फ अपनी राय रखने की सजा मिली है।
हद तो तब हो गई जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक्टिविस्ट्स महमूद खलील और मोहसिन मदावी को अपनी आवाज उठाने के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। रिपोर्टेडली महमूद खलील को 8 मार्च 2025 को न्यूयॉर्क सिटी में गिरफ्तार किया गया और INA 237 के सेक्शन 4C के तहत डिपोर्टेबल ठहराया गया। इसी तरह मोहसिन मदावी को 14 अप्रैल 2025 को बर्लिंगटन वेरमोंट में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उनके वकीलों ने फर्स्ट अमेंडमेंट रिटेलिएशन का हवाला देते हुए TRO हासिल किया। Mahmoud Khalil is a permanent resident. He was involved in pro-Palestinian demonstrations at Columbia University. He was arrested last month by federal agents following a deportation order from the Trump administration. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज पर भी दबाव बना रहा है और उनकी SEVP यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन रद्द करने की धमकी दे रहा है, ताकि वो यूनिवर्सिटीज भी ट्रम्प के इस पॉलिटिकल एजेंडा के अनुरूप ढल जाएं। नतीजा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में डर का माहौल है। वो अमेरिका में अनवांटेड फील कर रहे हैं और अमेरिका में पढ़ने के उनके इंटरेस्ट में भी भारी गिरावट आई है। तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज अपने जहन से ये जगह निकाल दीजिए। चल निकल यहाँ से। 3 दिन में इंडिया से 15 लाख 20 लाख खर्चा करके आए थे, 3 दिन में अमेरिका से रिटर्न। याद है 18 अगस्त 2015 को ट्रंप ने ट्वीट किया था, When foreigners attend our great colleges and want to stay in the US, they should not be thrown out of our country। लेकिन आज की हकीकत, InsideHigherEd.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल 2025 तक यही ट्रंप सरकार 240 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में 1000 से ज्यादा F1 और J1 स्टूडेंट वीजा रिवोक कर चुकी है और 1550 से ज्यादा SEVIS रिकॉर्ड्स में बदलाव कर चुकी है। एक तरफ अमेरिका में ये बढ़ती हुई चुनौतियां, अनसर्टेनिटी और डर का माहौल है, तो दूसरी तरफ यहीं अपने देश भारत में एक नई कहानी लिखी जा रही है। यहाँ चीजें तेजी से बदल रही हैं। आज भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहाँ 1.5 लाख से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। टेक, फिनटेक, ई-कॉमर्स, एडटेक, हर सेक्टर में इनोवेशन हो रहा है, नई कंपनीज बन रही हैं और इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। दिल्ली में हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 जैसे बड़े आयोजन भी हुए, जो यहाँ की एनर्जी और पोटेंशियल को दिखाते हैं। भारत में आम लोगों के बीच, गांव की महिलाओं, लड़कियों से लेकर के युवाओं में एक स्टार्टअप का जुनून पैदा हुआ। यहाँ आप अपनी भाषा में, अपने कल्चर में, अपने लोगों के बीच रह करके काम कर सकते हैं। आप नौकरी बदल सकते हैं, वो भी वीजा की चिंता किए बिना ही। आप अपना खुद का काम शुरू करने का सपना देख सकते हैं और शायद उसे हकीकत में भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ आपको वो स्टेबिलिटी और मेंटल पीस मिल सकती है जो शायद आपको अमेरिका में डॉलर्स में कमाने के बाद भी ना मिले। तो आज 2025 में जब अमेरिका में इमिग्रेंट्स के लिए, खासकर भारतीयों के लिए राहें पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई हैं और अनसर्टेन हो गई हैं, जब ग्रीन कार्ड का इंतजार पीढ़ियों तक खिंच गया है और जब नौकरी और वीजा स्टेटस की तलवार सिर पर लटक रही है और जब भारत खुद अपॉर्चुनिटीज की एक नई जमीन बन रहा है, तो मेरा सवाल आपसे फिर वही है, क्या अब भी अमेरिका जाकर के वो इनडेफिनिट लड़ाई लड़ना वर्थ है? अपॉर्चुनिटीज इन यूएस थोड़ा कम ही है, लाइक इफ यू लुक एट इट, क्योंकि एंट्री लेवल रोल्स में ही दे आर आस्किंग फॉर 3-4 years ऑफ एक्सपीरियंस। हालांकि अगर आप ऑलरेडी वहां हैं या ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बदले हुए माहौल में पहले से ज्यादा सावधान और प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप अपना फाइनेंशियल बफर स्ट्रॉन्ग करें। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो कम से कम 8 से 10 महीने का खर्चा कवर कर सके। बजट बनाकर रहें, फालतू खर्चों से बचें और मौजूदा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ले ऑफ के माहौल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। आप पर्सनल रनवे कैलकुलेट करें, यानी बिना सैलरी के आप अमेरिका में कितने दिन गुजारा कर सकते हैं वो कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। दूसरा ये कि नेटवर्किंग पर ध्यान दें। अपने फील्ड के लोगों से, रिक्रूटर्स से और खास करके उन लोगों से जुड़ें जो आपकी तरह ही वीज़ा चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। लिंक्डइन और दूसरे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही कनेक्शंस काम आते हैं। तीसरा, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपने साथ रखें और हैंडी रखें। नए रूल्स के साथ खुद को अपडेटेड रखें और हर हाल में उनका पालन करें। जरूरत पड़े तो किसी अच्छे इमिग्रेशन लॉयर की सलाह लें, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। और चौथा और शायद सबसे ज्यादा जरूरी ऑप्शन ये है कि इंडिया आने के विकल्प को हमेशा खुले दिमाग से देखें। इसे हार या फेलियर के तौर पर ना देखें, बल्कि एक प्रैक्टिकल और शायद बेटर फ्यूचर की रणनीति के तौर पर देखें। यानी अगर हालात आपको वापस आने पर मजबूर करते हैं तो आपको डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर आप सुकून से और स्थिरता से अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, वो भी रोज रोज वीजा ऑफिस के चक्कर लगाए बिना ही। गुड मनी, देयर इज गुड लाइफस्टाइल, यू गेट टू सी द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, बट इन द लॉन्गर रन, आफ्टर योर किड्स हैव गॉन टू कॉलेज, द सेम लाइफस्टाइल, the same American culture is going to come back and haunt you. दोस्तों, अमेरिकन ड्रीम शायद अब वो नहीं रहा जो हमने पहले कभी सुना था या सोचा था।
खासकर हम भारतीयों के लिए हकीकत अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो चुकी है। ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, एंडलेस ग्रीन कार्ड बैकलॉग और बढ़ती इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, ये सब मिलकर एक डिफिकल्ट लैंडस्केप पेश करते हैं। लेकिन फैसला आपका है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। लेकिन जो भी फैसला लें वो पूरी जानकारी और ज़मीनी हकीकत और भविष्य की तैयारी के साथ लें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अमेरिका में हैं और ये सब कुछ झेल रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। आपके स्ट्रगल्स, आपकी जीत और आपके एक्सपीरियंसेस ये उन हज़ारों लोगों के लिए पिवटल हो सकते हैं जो अभी भी अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं या ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं। जाना अमेरिका? जाना? तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो, और द मिसिंग एंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। आज ने थोड़ा अटक कर चल रहा था, तूने रिकॉर्ड किया आवाज क्या?